फिर से एक मुस्लिम देश जहां तख्ता पलट हो गया। एक देश जहां की प्रधानमंत्री रातों रात अर्श से फर्श पर आ गई और उन्हें अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। कट्टरपंथी ताकतें उस देश पर हावी हो गईं और सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, यानी सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो गई। वैसे कायदे में देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, उसे नहीं जिसके लिए राहुल गांधी, केजरीवाल और उनके चंटू नेता दिन भर टीवी पर बैठकर हल्ला मचाते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नमस्कार, मैं शगुन त्यागी हूं और न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप। आज के द न्यूज़ स्कूप शो में बांग्लादेश की इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की यह कहानी लिखने की शुरुआत होती है पिछले महीने की 16 जुलाई को, जब छात्रों के कुछ संगठन सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर वहां के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो दिन ब दिन बढ़ते चले गए। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां रिजर्व हैं, जिसमें से 30% नौकरियां साल 1971 में बांग्लादेश बनाने के लिए आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ ही पिछड़े जिलों के लिए 10% आरक्षण और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण है। साथ ही 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए है और 1% आरक्षण दिव्यांग लोगों के लिए यहां रखा गया है। लेकिन विवाद का जो मसला है वो है 30% आरक्षण, जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया जा रहा है, क्योंकि आंदोलन करने वाले छात्रों का आरोप है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें दी जा रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना के समर्थन में है। लेकिन आरक्षण का आंदोलन हिंसा और अराजकता में बदल जाएगा, ये शायद शेख हसीना ने सोचा नहीं होगा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ते ही गुंडई और लफंगई पर उतरी भीड़ ने उनके सरकारी घर, जिसे गण भवन कहा जाता है, वहाँ ऐसा उत्पात मचाया जिसे देखकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की ये तस्वीरें याद आ गई। जमकर तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। तस्वीरें खौफनाक मंजर से कम नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस हिंसा में अब तक 300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। रातों रात अपना पद, अपना घर, अपना देश छोड़ने के बाद शेख हसीना के लिए तमाम देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे में भारत ने उनके लिए अपने रास्ते खोले और उन्हें भारत में सुरक्षित शरण दी। शेख हसीना बांग्लादेशी सरकारी विमान से भारत आईं और उन्हें राजधानी दिल्ली के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में रखा गया। पर इस वक्त मैं गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के बाहर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, मैंने पूर्व प्रधानमंत्री इसीलिए बोला है क्योंकि देखिए शेख हसीना ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, उसके बाद शेख हसीना को भारत में जो है आकर रुकना पड़ा। ये वही एयरबेस है जहाँ कल सुरक्षित सेफ हाउस में शेख हसीना को पहुँचाया गया। आपको बता दूँ कि खुद NSA अजीत डोभाल ने उनको यहाँ पर पिक किया और यहाँ हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में उन्हें रखा गया। आपको बता दूं कि कयासों का बाजार गर्म है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शेख हसीना का अगला पड़ाव क्या होगा, अगली मंजिल क्या होगी। क्या शेख हसीना लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी? दरअसल लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, मगर सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि लंदन में लगातार देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम राइट्स पहले से ही भड़के हुए हैं। ऐसे में क्या शेख हसीना लंदन में जाएंगी? क्या लंदन उनको शरण देता है? इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज सुबह उनके बेटे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो लंदन आ सकती हैं। वहीं खबर ये भी कही जा रही है कि शेख हसीना को कल रात ही यहाँ से निकाल लिया गया है। अजीत डोभाल ने उनको उनकी बेटी के यहाँ शिफ्ट कर दिया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। महज इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक कि शेख हसीना आखिर कहाँ हैं। वैसे बड़ी ही दिलचस्प और गौरव की बात है कि एक मुस्लिम बहुल्य देश की मुस्लिम PM को भारत के अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश खुद के लिए सुरक्षित नजर नहीं आया। वैसे शेख हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर कई बार भारत आ चुकी हैं और अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार PM पद की शपथ ली, उस वक्त भी शेख हसीना बतौर मेहमान भारत आई थी और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया था। लेकिन इस बार वो एक शरणार्थी बनकर आई हैं। एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने इस मसले पर एक ट्वीट किया और मुस्लिम देशों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ये तो सम्मान की बात है कि शेख हसीना ने खुद को भारत में सुरक्षित महसूस किया है और वो अपना देश छोड़कर भारत आईं। लेकिन भारत में ही रहने वाले लोग बार बार पूछते हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए और राम राज्य क्यों चाहिए। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। कंगना आगे कहती हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में हो रहा है जो कुछ, वो बदकिस्मती है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमने
राम राज्य में जन्म लिया है और हम राम राज्य में रह रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकरुज्जमान ने ऐलान किया है कि देश में अब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और उन्होंने देशवासियों से सेना पर भरोसा रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारे देश में शांति जरूर बहाल होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि एक छात्रों का आंदोलन देश में तख्तापलट की वजह बन गया। ऐसा क्या हुआ जो नौकरी में आरक्षण के लिए किया जाने वाला आंदोलन पहले हिंसक हुआ, लोगों की जानें गईं, देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद की गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह। ऐसा माना जा रहा है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ISI ने वहां के कुछ कट्टरपंथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को खराब किया और बांग्लादेश के हालात बिगाड़ दिए। बांग्लादेश पर कट्टरपंथ इस कदर हावी हो चुका है कि वहां अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां के खुलना शहर में स्थित इस्कॉन मंदिर में घुसकर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और मंदिर पर कब्जा कर लिया है। ये भी खबरें हैं कि वहां कारोबार कर रहे हिंदू कारोबारियों के साथ भी कई घटनाएं अंजाम दी गई हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण के पीछे चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्तों से चीन को हमेशा तकलीफ रही है और चीन की गंदी नज़र भारत के सीमावर्ती राज्यों पर हमेशा रहती है। वैसे शेख हसीना के बांग्लादेश पर शासन को उदारवादी शासन कहा जाता है और उनका ये शासन काफी अरसे से कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। आपको याद दिला दें कि भारत हमेशा अपने सीमावर्ती देशों में जब भी इस तरीके के हालात बनते हैं तो उनके लिए रक्षा कवच बनकर खड़ा रहता है। साल 1988 में मालदीव में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम के खिलाफ भी तख्तापलट की कोशिशें हुई थी। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1600 भारतीय सैनिक माले भेजे थे और वहां तख्तापलट होने से बचाया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। ऐसे ही दलाई लामा भी तिब्बत छोड़कर भारत आए थे। 31 मार्च 1959 ये वो तारीख है जब दलाई लामा ने दोपहर 2 बजे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में छुतांगमू से याक की पीठ पर बैठकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। तभी से चीन भारत से चिढ़ता है। अगर अब शेख हसीना को भी भारत शरण देता है तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी कि चीन चिढ़े, क्योंकि शेख हसीना का रुख हमेशा से भारत के पक्ष में ही रहा है और उनके रहते ही भारत और बांग्लादेश की दोस्ती मजबूत रही और यही बात कई देशों और कट्टरपंथियों को पचती नहीं है। यहाँ तक कि कई देशों ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि शेख हसीना भारत के इशारों पर नाचती हैं। इस तख्तापलट से भारत सरकार भी अलर्ट पर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से पूर्वोत्तर के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ फेंसिंग भी नहीं है। हालांकि BSF का भारी सुरक्षा इंतजाम इन इलाकों में रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। इस बीच बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू भारत आ रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। পরিবেশ তৈরি হয়েছে, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেয়। आपको ये भी जानना चाहिए कि बांग्लादेश हमेशा से दुनिया भर के व्यापारियों के लिए पसंदीदा देश रहा है। खासकर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठी हैं और उसकी वजह है वहां मिलने वाली सस्ती लेबर। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हिंसा और तनाव का असर भारत के कारोबार पर भी पड़ेगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे हाल ही की हिंसा और अशांति के बीच बांग्लादेश में इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी लंबे समय से ऑलरेडी बंद पड़ी है। दूसरे देशों को बांग्लादेश अपना माल सप्लाई करने से फिलहाल बच रहा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में औपचारिक बयान दिया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। Honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Speaker Sir, since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure,
as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. That is, that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. वैसे आपको इस तस्वीर की तरफ लेकर चलते हैं। ये मूर्ति बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले वहां के सबसे पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की है, जो बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़े और एक नए आज़ाद मुल्क को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन कट्टरपंथ बांग्लादेशी उपद्रवियों पर इस कदर हावी हुआ कि वो ये सब कुछ भूल गए और उनकी मूर्ति को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर शेख हसीना का आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि जब तक हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि शेख हसीना को यूके या फिनलैंड से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हालांकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेब लंदन में ही रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन चूंकि खुद ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के दंगे झेल रहा है, ऐसे में अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आप तक इस खबर को पहुंचाने में मेरा सहयोग दिया है टीम मेंबर तानिया त्यागी ने और रिपोर्टिंग की है नलिनी सिंह पालीवाल ने। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए।